हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ में एक नया चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और उनका परिमाप। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई और जो सर्कल के अंदर आपका ट्रायंगल बनता है उसका भी एरिया निकालना सीखेंगे। काफी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, वो चीजें आपको समझनी है। तो उसके लिए मैं आपके सामने दो सर्कल ड्रा कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। दो सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिए, ठीक है ना। मैंने कहा ये सर्कल है और ये सर्कल है। सर्कल के बीचों बीच में कौन सा पॉइंट होता है? बीचों बीच में सर्कल के सेंटर होता है, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक सर्कल है, तो ओ से हमने इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आती त्रिज्यखंड और होगा क्या वृत्तखंड, जरा समझो। जो भी आपका, जैसे मैं यहाँ पर आपकी दो एक ऐसी लाइनें ड्रा कर दूं, तो ये लाइनें क्या होंगी? ये लाइनें होती हैं रेडियस। ये सर्कल की रेडियस होती है, जिनको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सर्कल का रेडियस है, ठीक है ना। और अब इसके अंदर जो ये कटा हुआ भाग है, जो मैं डॉट डॉट रख रहा हूँ, ये पार्ट, इसी पार्ट को बोलते हैं त्रिज्यखंड। इसी पार्ट को क्या बोलते हैं मेरे भाई? त्रिज्यखंड बोलते हैं। त्रिज्यखंड को आप कैसे पहचानोगे? जब कोई आपका दो त्रिज्याओं से जो कट कर एक जो स्लाइस देखे हो ना, पिज्जा की स्लाइस, वो एक्चुअल में त्रिज्यखंड ही होता है। तो जो आपका दो त्रिज्याओं से मिलकर कटता है वो त्रिज्यखंड होता है। इतनी बात आप याद रखना। अब मैं यहाँ से कहूँ आपका वृत्तखंड क्या होगा, तो मैंने दो पॉइंट ले लिए सर्कल पर। ये कहा मैंने पॉइंट ए है और ये मैंने कहा पॉइंट बी है। ए और बी मैंने दो पॉइंट ले लिए। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? जब पॉइंट को मिलाया तो इस लाइन को बोलते हैं कोड, हिंदी में बोलते हैं इसको जीवा। जीवा क्या होता है कि सर्कल पर दो ऐसे पॉइंट जिनको मिला देने पर जो लाइन बनती है उसी को जीवा बोलते हैं। और एक पॉइंट याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वो वृत्त का व्यास ही होता है, ठीक है ना। वृत्त का व्यास होता है, क्लियर। अब इस जो जीवा से आपका देखो दो चीजें बनी होंगी। एक में जिसमें लाइनें ड्रा कर रहा हूँ, ये टेढ़ी वाली लाइनें, एक तो ये पार्ट और एक ये जो डॉट डॉट वाला पार्ट है, ये दो चीजें, तो इसी को बोलते हैं हम वृत्तखंड। वृत्तखंड का मतलब ही आप समझ पा रहे होंगे, वृत्त का एक खंड, खंड का मतलब हिस्सा। वृत्तखंड किससे बनता है? जीवा से बनता है। जबकि त्रिज्यखंड किससे बनता है? रेडियस यानी त्रिज्या से मिलकर बनता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। अब जरा कुछ बेसिक बातें हैं जो समझिए, फिर आगे मूव करते हैं। सबसे पहले मैं वृत्त से कुछ रिलेटेड चीजें आपको बताता हूँ। वृत्त से रिलेटेड क्या क्या? तो वृत्त के अगर मैं क्षेत्रफल की बात कर लूं, तो सभी को पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अगर वृत्त के मैं परिमाप की बात कर लूं, परिमाप का मतलब जिसको परिधि बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको सरकमफेरम बोलते हैं, ठीक है ना। परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर होता है। परिमाप 2 पाई आर। अब कई बार क्वेश्चन में आपको रेडियस नहीं देता है, और बिना रेडियस के ना तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते, ना तो वृत्तखंड का निकाल सकते, कुछ भी, मतलब रेडियस के बिना हम कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो रेडियस जब नहीं देता है तो आपको देगा व्यास। तो जो व्यास होता है ना, वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। यानी हम कह लें तो जो व्यास होगा वो त्रिज्या का क्या होगा? 2 गुना होगा। अब मैं त्रिज्या की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा, त्रिज्या की वैल्यू, तो आपको पता है कि 2 आएगा इधर बटे में, यानी कि व्यास बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी मैं कह दूं कि जब हमें व्यास दिया गया होगा, हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी, तो हम व्यास का आधा कर देंगे, हमें त्रिज्या पता चल जाएगा। याद रखना, त्रिज्यखंड बनता है त्रिज्य त्रिज्याओं से। त्रिज्य मतलब क्या होता है? रेडियस से। और जो आपका जीवा से बनता है वो वृत्तखंड होता है। अब यहाँ एक बात आपको समझना है, यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही होंगी। अब दो चीजें कौन कौन सी हैं? ये एक तो बड़ा वाला आपको दिख रहा होगा, एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो ये जो बड़ा वाला है इसको बोलते हैं हम दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। ये होता है आपका दीर्घ त्रिज्य खंड। और जो ये है, ये जो
है लघु त्रिज्यखंड। लघु मतलब क्या होता है, छोटा त्रिज्यखंड। ये आपका माइनर सेक्टर होता है, ये आपका मेजर सेक्टर होता है। त्रिज्यखंड को इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं। और यहाँ भी सेम वही पार्ट, ये जो वृत्तखंड है ये कौन सा वृत्तखंड, छोटा है, तो ये बन जाएगा लघु वृत्तखंड। कैसा भैया, लघु वृत्तखंड बनेगा। और ये कौन सा बनेगा, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड बन जाएगा। ये कैसा बनेगा, दीर्घ वृत्तखंड बनेगा। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और इसको बोलते हैं, इसको माइनर सेगमेंट और इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, इसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। तो ये बेसिक बातें थी त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड और इसकी, और इन्हीं फार्मूले से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। बस इसमें थोड़ा थोड़ा चीजें ऐड होंगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, फिर मैं सीधे आपको एग्जांपल कराऊंगा। एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे को मूव करता हूँ और आगे की चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना दोस्त, चलिए अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि त्रिज्यखंड कैसे निकालेंगे एरिया, और इसका हम वृत्तखंड का एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब इससे पहले आपको एक चीज और समझनी है कि अगर मैं एक सर्कल को 4 बराबर पार्टों में डिवाइड कर दूं, है ना, एक सर्कल में अगर को मैं 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दूं, तो वहां पर क्या कंडीशन लगेगी वो चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया है। जरा मेरी बात को समझना। मैंने कहा ये सर्कल है, ठीक है ना, ये सर्कल हो गया। सर्कल के बीचों बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। अब ये सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी क्या हो गई, रेडियस हो गई, यानी ये स्मॉल आर हो गया। और ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, ये भी स्मॉल आर हो गई। तो 2r मिलकर क्या बनता है, डायगोनल डायमीटर बनता है, मतलब व्यास बनता है। तो हम सीधे इसको ऐसे कहेंगे कि अगर मैं इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दूं, भाई ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, एक सर्कल को मैंने 4 बराबर पार्टों में डिवाइड कर दिया, तो इसको कहते क्या है, चतुर्थांश कहते हैं। ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश को इंग्लिश में कहते हैं भाई को, इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। टोटल 4 चतुर्थांश बनेंगे, और ये चारों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, आपस में ये बराबर होते हैं। एक बात अच्छे से नोट कर लेना कि चतुर्थांश का, मैं चतुर्थांश की बात कर रहा हूँ, चतुर्थांश का जो एंगल होता है, जो कोण होता है, वो 90 डिग्री होता है। चतुर्थांश का जो एंगल होगा, जो कोण होगा, वो 90 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि पूरे वृत्त में, मैंने कहा कि जो पूरा वृत्त है, पूरे वृत्त में कितने डिग्री का एंगल बनता है पूरे सर्कल में, तो आप कहोगे सर 360 डिग्री बनता है, 360 डिग्री बनता। अब इसको मैंने 4 बराबर इक्विवेलेंट पार्टों में डिवाइड कर दिया है। तो जब 4 पार्टों में बराबर डिवाइड किया, तो इनके एंगल भी 4 पार्टों में डिवाइड हो जाएंगे। यानी अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 9 36, यानी कि प्रत्येक जो क्वाड्रेंट है उसका एंगल 90 डिग्री होता है। जब क्वाड्रेंट का एरिया आपसे निकलवाएगा ना, तो वहां पर एंगल नहीं देता है, तो एंगल आपको याद रखना कि क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। चाहे वो फर्स्ट का कहे, चाहे सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, किसी भी चतुर्थांश का कह दे, वो एंगल 90 डिग्री बिल्कुल फिक्स होता है। बात बिल्कुल क्लियर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको सीखना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के अगर मैं क्षेत्रफल की बात कर लूं, तो ये कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे अपना सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया होता। अगर मैं इसमें इंटू करा दूं थीटा बटे 360 से, थीटा क्या होगा, जो भी एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी कोण हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, वही थीटा होगा। क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि एक वृत्त त्रिज्यखंड की रेडियस 40 सेंटीमीटर है तथा उसका एंगल 70 डिग्री है, तो बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको वहां पर थीटा दिया गया होगा, नहीं दिया गया होगा तो हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, मैं बताऊंगा क्वेश्चन से। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होगा। दूसरी चीज आपसे पूछता है जीवा की लंबाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जीवा की जब भी कभी आपसे लंबाई पूछेगा, जीवा की लंबाई, या आप इसे कहो चाप की लंबाई, जब चाप की लंबाई पूछेगा, तो चाप की लंबाई कैसे फार्मूला बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सरकमफेरेंस, यानी परिधि। किसकी परिधि,
परिधि, तो सर्कल की यही तो परिधि होती है 2 पाई आर, और इसमें इंटू करा देंगे थीटा बटे 360 से, तो ये क्या बन जाएगा, ये चाप की लंबाई बन जाएगी। चाप की लंबाई होगी 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360, और थीटा वही रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जो भी एंगल होगा वो थीटा हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है और ये चाप की लंबाई है। लेकिन मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड जो भी है वो दो बनते हैं, एक तो लघु बनता है और एक आपका दीर्घ बनता है। तो कैसे, जरा उसको समझेंगे, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं एक सर्कल आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक सर्कल हमने ड्रा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मैं एक त्रिज्यखंड बना लेता हूँ, ऐसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। एक त्रिज्यखंड हमने बना लिया, और ये हमने कहा O है, ये A है, ये B है, और इस पर कोई पॉइंट, एनी पॉइंट है, इस पर C P कोई पॉइंट है। तो मैंने कहा ये जो एंगल दिया गया है, यहाँ थीटा दे दिया गया एंगल, और ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है। तो ये पूरा सर्कल बना कि नहीं बना। अब मैं आपसे पूछूं कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने बताया, त्रिज्यखंड। अब मैं आपसे पूछूं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, कैसे निकालोगे। तो जब भी कभी आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता बताना होगा, तो कैसे आप बताओगे, जरा मेरी बात को समझना। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, आप कहोगे पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, भाई लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर मैं माइनस कर दूं, तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। दीर्घ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर ये माइनस कर देंगे, तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने कहा ये एक सर्कल है, इसमें एक त्रिज्यखंड है, ठीक है ना, ये त्रिज्यखंड हो गया, जिसका एंगल कोई भी होगा, कोई भी एनी एंगल, मैंने मान लिया 60 डिग्री इसका एंगल है, 60 डिग्री। रेडियस मैंने कहा 42, रेडियस 42 सेंटीमीटर है। आपको बताना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वाले का बताना है। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए सर्कल का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एग्जांपल से आप समझेंगे। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। भाई यही तो त्रिज्यखंड है, यही तो एंगल दिया गया है, त्रिज्याओं से मिलकर बना है। अब आप यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसकी वैल्यू रखोगे 22/7, रेडियस है 42, तो आप कहोगे 42 स्क्वायर है, तो 42 इंटू 42 माइनस पाई आर की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा 42/42 इंटू 42 है ना, और इंटू थीटा आप कितना रखोगे, देखो 60 डिग्री दिया है, तो 60/360 हो जाएगा, 60/360। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। केवल एग्जांपल मैंने बताया था कि ये जो बता रहा हूँ आपकी समझ में आ जाए, बाकी क्वेश्चन में हम लोग सारा बिल्कुल अच्छे से करेंगे। अब इसको आप देखो 60 से कट जाएगा 6 बार में कटे, 6 सत्ते हो गया 42, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 42 इंटू 22, और ये 7×42। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 22 इंटू 6 इंटू 42 इधर आएगा, माइनस करोगे 22 इंटू 42, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व मत करना, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कभी दीर्घ का पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, जैसे हमने पूरे सर्कल का एरिया निकाला, माइनस कर देंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। डन है ना जी, इतनी चीजें बोलो, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं ना। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे एक लेवल में आपको अप लेकर चलूंगा, और अब जो चीज बता रहा हूँ उस बात को जरा बहुत गौर से समझना, ठीक है। क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आया था, हमको लग रहा साल 18 में आया था या कब आया था एग्जैक्ट याद नहीं, बट मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो कर रखा है आपके डीएलएड का, और बढ़िया क्वेश्चन था वो, क्लॉक से क्वेश्चन था। क्लॉक में क्या कंडीशन होती है, जरा इस बात को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करना, पूरा कंसेप्ट मेरे दोस्त क्लियर होगा, सारे डाउट आपके यहीं से खत्म हो जाएंगे। जरा आप मेरी बात को समझिए।
हमने कहा ये आपके सामने एक क्लॉक है। क्लॉक का मतलब एक घड़ी है, ठीक है ना? इसके बीचों बीच में सेंटर होता है भाई, बीचों बीच में सेंटर होता है। क्लॉक में तीन सुइयां लगी होती हैं, एक मिनट की, एक आवर की और एक सेकंड की, यही लगी होती है ना? मैं आपसे कह दूं कि इस पूरे क्लॉक में मैंने कहा यहाँ भाई 12 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर मैंने कहा 9 होगा, ठीक है? अब मैं आपसे कहता हूँ कि जो बजा है कितना, मैं बता दूं, मैंने कहा जो बजा है वो 3 बजकर, यहाँ 3 के बाद मैंने कहा 4 होगा, यहाँ 5 होगा। 3 बजकर कितने मिनट हो गए हैं? तो 3 बजकर 25 मिनट हो गए, है ना? 3 बजकर 25 मिनट हो गए हैं। हमने आपसे पूछा कि इस पार्ट का आपको, इस वाले पार्ट का आपको एरिया बताना है कि इतने से इतने बजे के बीच में वो कितनी डिस्टेंस तय करेगा, वो कितनी एरिया तय करेगा, ऐसा क्वेश्चन था। तो आप कैसे निकालोगे, जरा मेरी बात को समझना। ये सर्कल है ना, ये क्लॉक किस टाइप में है? सर्कल टाइप में है। और सर्कल पे पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 का होता है भाई। 360 का होता है कि नहीं होता? हाँ कहोगे जी बिल्कुल। और क्लॉक है, तो क्लॉक में टोटल कितने आवर होते हैं? टोटल 12 आवर होते हैं, 12। यानी जो 360 है डिग्री है, ये किसमें 12 आवर के बराबर है। कितने डिग्री आवर के बराबर है? 12 आवर के बराबर। तो मैं यहाँ से अगर 1 आवर में पूछूं कि कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो मैं कहूंगा 360 डिवाइडेड बाई 12। अरे हाँ बोलो, यही तो कहेंगे। अब जब इसको आप डिवाइड कर लोगे तो 12 तिया 36, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी जब जो क्लॉक है 3 से अगर 4 तक जाएगी, ये पूरी 5 वाली मिनट वाली सुई 12 पर पहुंच जाएगी, तो 3 वाली ये 4 पर पहुंच जाएगी। तो 3 से 4 के बीच में जो घंटे वाली सुई है वो कितना एंगल बनाएगी? 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्योंकि हमें पता है पूरे वृत्त में 360 डिग्री का एंगल होता है और उसमें घंटे कितने होते हैं? 12। 12 घंटे बराबर 360, तो 1 घंटा बराबर 360/12, यानी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। 30 डिग्री का। ये कब की बात होती है? जब आवर में बात करें, 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनता है। इसको कहीं कोने में नोट कर लेना, ठीक है? लेकिन मिनट वाली बात आ जाती है। मिनट में कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो मिनट में ज्ञात करने के लिए ये एक एक घंटा है, 1 घंटे को मैं 60 मिनट भी तो कह सकता हूँ। अरे बोलो, 1 घंटे में 60 मिनट तो होते हैं, तो 1 आवर को मैं 60 मिनट कह सकता हूँ। और ये किसके बराबर है? 30 डिग्री के। मैं 1 मिनट में आपसे पूछूंगा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो कहोगे सर 30 डिग्री, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 60। काटम कुटाई करोगे तो 1/2, यानी कि आधा डिग्री का एंगल बनेगा। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है? आधा डिग्री का। तो इसको भी नोट कर लीजिए कि अगर मैं 1 मिनट की बात करूंगा तो हमारा 1/2 डिग्री का एंगल बनेगा। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में कितना एरिया कवर करेंगी घड़ी की सुइयां। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनट में इतने डिग्री होते हैं और आवर में इतने डिग्री होते हैं, ठीक है? अब आपको देखो यहाँ से कैसे निकालोगे। यहाँ से आप, मैं कह दूं, जो मिनट वाली सुई है, ये जो मिनट वाली सुई है, हमने कहा इसकी लंबाई जो है वो 35 सेंटीमीटर है। मिनट वाली सुई की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। हम पूछे इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो आपको पता है ये त्रिज्यखंड है, क्योंकि ये त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, यही होता। पाई की वैल्यू रखोगे 22/7, रेडियस यही तो होती है, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 35 इंटू। अब एंगल कैसे निकालोगे? एंगल भाई घड़ी की सुई कहाँ तक आई? 5 तक, और 5 तक एक, जब इसके बीच में टोटल कितने मिनट होते? 5। एक एक जो गैप लिखा होता है, एक डिजिट के बीच में 5 मिनट होते हैं, तो 12 से 5 तक 25 मिनट। 1 मिनट में आधा डिग्री बनता है, तो 25 मिनट में कितना बनेगा? आप ऐसे देखो, 1 मिनट में कितने डिग्री बनता है? आधा डिग्री। तो 25 मिनट में कितना बनेगा? आप कहोगे 1/2, 1/2 इंटू के 25/25 करोगे तो 12.5 डिग्री बन जाएगा। अरे बनेगा ना? 2 से काटोगे, 2 एक कम दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। एक
मिनट में आधा डिग्री, तो 25 मिनट में 12.5 डिग्री। तो थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे 12.5 और बटे कितना कर देंगे 360। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। तो ये बहुत देखो ये इंपॉर्टेंट है, आप सीख लीजिए, बट जरूरी नहीं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए, लेकिन एक बार पूछा जा चुका है इसलिए मैं आपको ये बताया दे रहा हूँ। क्या पता इस बार भी पूछ ले, है ना, लेकिन इस बार कोई कसर छोड़नी नहीं है, हमको फोड़ के आना है पेपर। तो आपको ऐसे चीजों को याद रखना है। डन हो गई बात। अब चलिए सीधे मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ और एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, अब एग्जाम्पल मैं दूंगा, पहले 3-4 एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन पर मूव करूंगा, क्योंकि जब तक कंसेप्ट बिल्ड नहीं हो जाएगा तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी, और जब कंसेप्ट एक बार समझ आ गया तो आप लगभग सारे क्वेश्चनों को इजीली ट्रैक कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने कहा, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने कहा कि एक वृत्त का चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ। यदि वृत्त त्रिज्या जो है वृत्त की त्रिज्या वो 10.5 सेंटीमीटर हो, त्रिज्या कितनी हो 10.5 सेंटीमीटर हो, तो आपको बताना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक बार आप ट्राई कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। एक बार आप ट्राई कीजिए, देखिए क्या आप इस क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कैसे लगाएंगे। देखो हमें कुछ करना नहीं, चतुर्थांश क्वेश्चन में पहले से बताया गया कि क्वाड्रेंट क्या है, एक क्वाड्रेंट है, और अब इसमें कहीं एंगल दिया नहीं दिया। जब क्वाड्रेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एंगल आपको नहीं देगा, क्योंकि क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है फिक्स 90 डिग्री, पूरा पक्का। तो 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा मैं बात करता हूँ रेडियस मेरी। देखो अगर आप थोड़ा सा बुद्धि का यूज करोगे ना, बहुत आसानी से क्वेश्चन लगा लोगे। अभी जब आप आगे कभी पढ़ाई करोगे, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जब इसके सर्कल के मेंसुरेशन के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चीजें बहुत ज्यादा पॉइंट में दी जाती है, तो समझोगे। तो पॉइंट को अवॉइड करना है, हमको पॉइंट से दूर रहना है। कैसे रहना है, हमेशा पॉइंट में कैलकुलेशन तब होती है, हम उसको फ्रैक्शन में कर लें तो आसानी हो जाती है। तो पॉइंट को ऑलवेज फ्रैक्शन में करने की कोशिश करना जब भी कभी आपको मिलेगा। भाई 10.5 है, हम सभी संख्याओं के नीचे बटे एक मान सकते हैं, आप कहोगे जी बिल्कुल मान सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बनाएंगे, है ना। अगर मैं 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो ऊपर 21 बार नीचे 2 बार, यानी 10.5 को हम जहां था वहां 21/2 भी तो लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो आइए अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई। चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए हमें फार्मूला पता है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, यही होता है। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लिख दिया। रेडियस कितनी है 21/2, तो हम लिखेंगे 21/2 इंटू हो जाएगा 21/2, है ना। और थीटा, अब थीटा कितना लिखेंगे जरा हमें बताओ। थीटा 90 डिग्री, क्योंकि चतुर्थांश है और चतुर्थांश का एंगल कितने डिग्री होता है 90 डिग्री। तो हमने कहा ऊपर 90 और नीचे 360, लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। भाई जीरो से जीरो का सब खत्म, 9 से ऊपर जाएगा, 9 से 4 टाइम्स, 9 4 जा 36 हो गया, डिवाइड हो गया। 7 से ऊपर चला जाएगा 3 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है। भाई यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, एक बार लिख लो। तो ये यहाँ बचा 22 इंटू बचा है 21, ऊपर और कुछ बचा नहीं है। देखो ऊपर और तो कुछ बचा नहीं, तो नीचे क्या बच गया आपका 2 इंटू 2 इंटू के 4, ये बच गया। अब देखो 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे 11 टाइम्स में, ठीक है। अब ऊपर मल्टीप्लाई करा के नीचे आप देखो भाग कर लो, एक बार में एक 11 दूना 22, 22 से कितना हो गया 23, 231/4 दूनी 8 हो गया। अब सॉल्व करोगे 8 दूनी 16 हो गया, 16 6 22 21 7 बचा 71 हो गया, 8 28 64, 7 बच गया। पॉइंट लगा के जीरो बराबर 70 हो गया, 8 28 64, 64 कितना बच गया 6 बच गया, 60 8 7 56 8 5 40, 28.875 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 28.875 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ में आई ये बात।
ये सारी बातें आपको समझ में आई। देखिए आज अगर आप फार्मूला लिख कर रिवाइज कर लोगे तो जो मैं कल वाली क्लास लाऊंगा आप अच्छे से उसको लगा पाओगे, सारे क्वेश्चन उसके बन पाएंगे। बस आपको करना क्या है, इस फार्मूले को, इस कंसेप्ट को दिमाग में, जीवन में अच्छे से उतार लेना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगले पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल ये है, अभी मैंने बुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया है, फिर से मैं बता देता हूँ, आप ये मत समझना, क्योंकि जब पढ़ाऊंगा जो चैप्टर वो बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, ताकि आप अगर उस चैप्टर को पढ़ो फिर ये ना कहो कि हमारा इस चैप्टर में ये टाइप छूट गया है, आप ऐसा ना कर पाए। ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके सामने दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ इस समय इस तरह है। क्वेश्चन नंबर ये है कि 4.2 सेंटीमीटर वाले 4.2 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। यदि एंगल, यदि जो कोण है थीटा मैं लिख रहा हूँ, यदि कोण जो है थीटा वो मैंने कह दिया कितने डिग्री है भाई, थीटा 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। अब बताइए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, एंगल दिया गया 180 सेंटीमीटर। आपको बताना क्या है, इसका आपको एरिया बताना है। कैसे, अब जरा मेरी बात को समझना, ये आपसे फाइंड क्या करवाना चाह रहा है, इसका मतलब पता है, चाहे लघु कह दे, यहाँ पर अगर दीर्घ के स्थान पर लघु भी कह देता ना तो भी बात वही होती। क्यों होती, उसका रीजन समझो। रीजन क्या है, क्योंकि जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री में डिवाइड होता है, तो 180 का एंगल कैसे बनेगा भाई, ये रेडियस है, ये रेडियस है, 180 का एंगल बनेगा। ऊपर भी 180, नीचे भी 180, भाई 180 डिग्री यहाँ बनेगा, 180 डिग्री यहाँ बनेगा। और ये होते क्या है, अर्धवृत्त हो जाएंगे। जब एंगल आपका 180 डिग्री बन जाएगा तो ये सेमी सर्कल हो जाएंगे, ये अर्धवृत्त हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आपसे चाहे यहाँ पर लघु पूछे दीर्घ पूछे, वो केवल आपको क्या कर रहा है, गुमराह कर रहा है कि आप दीर्घ का बताइए, लेकिन लघु का भी पूछ सकता है। या जब 180 डिग्री एंगल देगा तो आपको याद रखना है, हमेशा हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अर्धवृत्त ही वो होगा, सेमी सर्कल ही आपका होता है, अर्धवृत्त ही होता है। आइए निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि चाहे ऊपर वाले का निकाले चाहे नीचे वाले का, बराबर आएगा, है ना। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, दीर्घ जो त्रिज्यखंड है, सॉरी त्रिज्यखंड, दीर्घ जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता, मैंने बता रखा है कि पूरे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे लघु का। लघु का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, और यही हो जाएगा ना। ठीक है। वैल्यू रखो, पाई इसकी वैल्यू 22/7। अब आप देखो रेडियस फिर से 4.2, 4.2 को आप क्या कह सकते हो, इसके नीचे 1 मानोगे, ये इसको क्या आप 21/2 कह सकते हो, और सॉरी 21 गुना 42, 21/5 कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हैं। तो निकालेंगे यहाँ से 21/5, 21/5 माइनस क्या होगा, इसकी वैल्यू 22/7 में कह सकता हूँ ना, उसको ऊपर थोड़ा लिखते हैं। इसकी वैल्यू मैं कह सकता हूँ भाई पाई की 22/7, रेडियस 21/5 इंटू 21/5, समझ में आ रहा है ना, 21/5। थीटा कितना रखेंगे 180, तो 180 और 360। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 7 से 3 टाइम्स काटेंगे, है ना। ठीक है, 21×3 = 63, तो 22 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 5×5 = 25 माइनस 7×3 = 21, 180 से 2 बार और 2 से कट गया 11 बार, तो 11×3 = 33, ऊपर हो गया 33 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 5×5 = 25, है ना। अब आपको इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए भाई, 22 का कराओगे तो 22×3 = 66 के 6 कैरी आ गया 6, 6×2 = 12, 6×2 = 12, 13, 132 में 6 जोड़ोगे तो 138, और बटे क्या आ जाएगा नीचे 25 माइनस, यहाँ गुना कराओगे 21×63 6, 21×63 और 6 कितना हो गया 69, बटे कितना हो गया 25। डिनोमिनेटर सेम है तो एक डिनोमिनेटर ले लेंगे, ऊपर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 386 और माइनस
करेंगे तो आपको पता है भाई यहाँ तो 6 में से 3 जाएगा तो 3, 8 में से 9 जाएगा नहीं, 18 में से 9 जाएगा 9, 2 से 6 जाएगा नहीं, 12 से 6 जाएगा 6, 693/25। अब इसको चाहे तो आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लो या आप एग्जैक्ट ऐसे आंसर दे दो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखो क्या समझोगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था 693/25, यही तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। और लघु का भी यही आया, दीर्घ का लघु का दोनों क्या है सेम है। यही मतलब था कि ये जब 180 एंगल आ जाएगा ना वो आपका अर्धवृत्त होगा। और अर्धवृत्त के लिए आपको ये सब करना नहीं था, आपको एरिया पूरे सर्कल का निकाल लेते, आधा कर देते बस। पूरे सर्कल का एरिया कितना आता भाई, इसका 2 टाइम्स आता, इसका आधा कर देना था, आपको आंसर आ जाता। ठीक है, तो फिर भी मैंने आपको पूरा बेसिक से बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे को मूव ऑन करता हूँ। ठीक है ना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हमें आगे को बढ़ता हूँ। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, 1 से 2 क्लास में चैप्टर खत्म होगा। लेकिन आज की क्लास बहुत मस्त है, अगर आज की क्लास आप समझ गए हो तो ये मान कर चलिए आप इस चैप्टर को सीख चुके हो, इसमें हम और कुछ सीखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है ना, अब एक बात जरा समझ लीजिए, उस बात को क्या है, क्योंकि अभी आपसे आर्क की लंबाई पूछेगा भाई, मान ली त्रिज्य खंड में मिला दे और आपसे वृत्त खंड का आपसे पूछ ले तो कैसे बनाओगे, जरा मेरे इस बात को समझना। ये है सर्कल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ समझना। ये है सर्कल, सर्कल का हो गया सेंटर, सेंटर से जो भी दो बनाएंगे तो ये तो रेडियस क्या होगी, बराबर होगी, ये 0 हो गया, इसके बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है थीटा। इतनी बात तो मैंने अभी तक बता रखी है। लेकिन अगर मैं इन दोनों रेडियस को ऐसे मिला दूं, मैं इसका नाम दे दूं ए, इसका नाम दे दूं बी, है ना, इसका नाम दे दूं पी, तो आपसे यहाँ पता क्या पूछता है, हमें इतनी बात बता दो, जो हम ये चीज कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर लाइन जिसमें ड्रा की है, ये त्रिज्य खंड है कि वृत्त खंड है, इतनी चीज आप खुद से सोचो। जिसमें मैंने लाइन ड्रा की है ये वृत्त खंड है त्रिज्य खंड, आपको भी वृत्त खंड है क्योंकि ये सर्कल का एक खंड है, सर्कल का पार्ट है। तो मैं यहाँ से आपसे पूछूं इस वृत्त खंड की एरिया क्या होगा, कैसे निकालोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जरा समझने की प्रयास करना। देखो इसके अंदर जो ट्रायंगल बन रहा है, इसके अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, ये ट्रायंगल बन रहा ओ ए और बी, और ये ट्रायंगल कैसा होगा, ये ट्रायंगल आपका कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों होगा समद्विबाहु त्रिभुज, रीजन आप इसके बारे में जानते हो, समद्विबाहु है जिसकी दो साइडें बराबर होगी, क्योंकि सर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और दोनों रेडियस, अब एक सर्कल की अलग अलग तो रेडियस हो नहीं सकती है, सर्कल की तो एक ही रेडियस होगी, चाहे एक खींचो, दो खींचो, तीन खींचो, या 360 रेडियस खींच दो सर्कल के अंदर, वो आपस में इक्वल होती हैं, अरे बोलो इक्वल होती है ना। तो वही चीज जब दो भुजाएं बराबर होती तो कैसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब इस चीज से आप क्या समझ पा रहे हो कि ये जो एंगल होगा वो समद्विबाहु होगा, है ना। अब मैं कैसे कह दूं कि इसका एरिया निकालूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले अगर आपसे मैं कह दूं यहाँ पर ये जो आपका वृत्त खंड है, मैं नाम लिख देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि सेगमेंट वृत्त खंड ए पी बी, अगर मैं वृत्त खंड ए पी बी का अगर क्षेत्रफल निकालूं तो वो क्या होगा इसका, तो आपको क्या करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है भाई। त्रिज्य खंड कौन सा हो जाएगा, जरा मेरी बात को समझना, त्रिज्य खंड ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, और हमें माइनस करना पड़ेगा ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया, ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये हमें माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हम ये वाला निकाल सकते हैं। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, जरा बताओ, इसका एरिया जब भी कभी इसका एरिया निकालना होगा ना तो आपसे कोड देगा, इस कोड की आपको लंबाई देगा, इस कोड की लंबाई देगा आपको, ठीक है ना। अगर कोड की लंबाई नहीं भी दे रहा है तो हम निकालेंगे कैसे, हम यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, एल्टीट्यूड का मतलब होता है लंब, और जब लंब सामने वाली साइड पर ड्रा करते हैं तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब 90 डिग्री का जब एंगल है मान लीजिए डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है,
इसके सामने ये हाइपोटेनस जो रेडियस हो जाएगी हाइपोटेनस हो जाएगी। भाई पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर बेस निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से हम आर का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर एडी का स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एडी अपना निकाल लेंगे, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन आपको याद रखना बेस में क्या रखोगे, ये आधी नहीं रखोगे पूरा रखना, बेस में ए बी रखना। तो इसके नीचे आप नोट कर लो, बेस में आप क्या रखोगे पूरा ए बी रखोगे। बात समझ में आ गई, बेस के नीचे आप पूरा ए बी रखोगे। ठीक, अब इसी को मैं होमवर्क में बना रहा हूँ, जरा मेरी बात को समझना। हाँ है ना, हमने कहा कि ये है एक, मैंने यहाँ से लाइन ड्रा कर दी, ठीक है ना, हमने यहाँ से क्या लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। अब ये हमारी लाइन, हमने कहा कि ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मान लिया कितना है 12। हाँ ये मैंने कहा कि 12 है, ये 12 है, और ये नीचे वाली आपको निकालना है, और जो रेडियस है वो 13 है, रेडियस 13 सेंटीमीटर है, और ये 12 सेंटीमीटर, ये लंबाई पूरी 12 है ना, ओपी पूरी 12 है, ओपी। तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसका ये जो वृत्तखंड दिया है इसका क्षेत्रफल बताइए, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। और एंगल आप लिख लीजिए कि यदि जो कोण है, यदि जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो आपको इसका एरिया बताना है, इस वाले वृत्तखंड का एरिया बताना है, ठीक है ना। तो ये आपको होमवर्क है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दोगे। बाकी वीडियो आज मैं बेसिक आपको बताया हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट यही बेसिक है मेरे दोस्त। अगर किसी चीज का बेस तैयार हो जाता है तो अच्छी से अच्छी चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल।